जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जितने भी सवाल होते हैं इस चैप्टर के रासायनिक बलगतिकी के, उसको हम लोग देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। रासायनिक बलगतिकी सारे सवाल, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको हम डिफाइन करते हैं। अभिक्रिया का वेग, जैसे आप वेग बहुत सारा देखे होंगे, अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया वेग। तो वेग होता है ना कि जैसे एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चूंकि यहाँ तो जैसे हम लोग चल रहे हैं तो ये जितना समय हम लोग लगा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। उसी प्रकार अभिक्रियाएं भी होती है तो उसमें भी समय गुजरता है। तो चूंकि अभिक्रिया तो रन कर रही है, उसमें क्या जरूरत है, जैसे अभिक्रिया हो रही है तो एक तरफ अभिकारक है, एक तरफ अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। उसी प्रकार हमारा अभिक्रिया का भी वेग होता है। तो अब वहां तो उत्पाद होता है, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो समय आता है, तो जैसे एकांक समय में, तो अब यहाँ पर उसी प्रकार इसको भी डिफाइन करते हैं। तो अभिक्रिया में क्या होता है, बेसिकली एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। एक तरफ हमारा उत्पाद होता है, मान लीजिए ये पहले वाला अभिकारक बोलते हैं और जो इधर बनता है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो इधर हमारा होता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर बोलते हैं प्रोडक्ट, ये उत्पाद। तो अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक से किस तरफ चलेगा, उत्पाद। तो अब किसकी मात्रा, कोई ना कोई उसकी मात्रा होगी, तो अभिकारक की मात्रा किसमें बदलती है, उत्पाद में। तो एकांक समय में जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन, तो अभिकारक से उत्पाद, तो अभिकारक की मात्रा में कमी आ रही है, उत्पाद की मात्रा में वृद्धि। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। तो अभिक्रिया अभिकारक की मात्रा में क्या हो रही है, कमी, और उत्पाद की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आ जाता है, इसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और यही हमारा डिफिनेशन, यही हमारा फार्मूला भी होता है। ये अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा अभिक्रिया में लगा। जिसके पहले एकांक लग जाता है वो नीचे आ जाता है, समय के पहले लगा समय नीचे आ जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर पर सेकंड, क्योंकि सांद्रता जो होती है आप पढ़े होंगे वो क्लास 11 में, उसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर पर सेकंड। अब हम लोग देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने का लगा। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग को वेग को भी कई लोग प्रभावित करते हैं। अगर गाड़ी बढ़िया है तो अच्छा जाएगी, गाड़ी खराब है तो कहीं, ठीक है, रोड बढ़िया है तो रोड अच्छा जाएगी। जैसे हम लोग का वेग प्रभावित होता है, तो ऐसे अभिक्रिया का वेग भी बहुत प्रभावित होता है। किन किन कारण से, दो तीन कारण मेन है। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, सांद्रता मतलब अभिकारक और उत्पाद की मात्रा। हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसको लिखना कोई कठिन है। सांद्रता परिवर्तन निश्चित सांद्रता पर, अब मान लीजिए हम लोग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी में अगर पेट्रोल बढ़िया है तो आपका गाड़ी तेज भागती है, पेट्रोल थोड़ा सा डाउन होता है। तो उसी प्रकार जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता में जब हम लोग वृद्धि करते हैं, ये अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो निश्चित ताप पर हम लोग जब कोई अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान देंगे अभिकारक को क्या होता है, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ताप परिवर्तन का प्रभाव, जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जितना अच्छा होता है अणुओं के बीच में टक्कर उतना ज्यादा होता है और अभिक्रिया उतना ही अच्छा होता है। तो निश्चित सांद्रता पर अभिक्रिया का ताप बढ़ाने, इसको भी बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग देखते हैं ताप परिवर्तन, ताप जितना अधिक बढ़ाएंगे अभिक्रियाएं उतना तेजी से गति करेगी, क्योंकि अणुओं के बीच में टक्कर उतना अधिक होगा। तो ताप वाली अभिक्रियाओं में ताप बढ़ा। अब होता है दाब परिवर्तन का प्रभाव, अगर निश्चित सांद्रता पर हम लोग प्रेशर अभिकारक की तरफ प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी दाब बढ़ाने पर ताप की भी बात क्या हो जाती है, ताप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। दाब की बात करते हैं, दाब अगर हम लोग बढ़ाते हैं तभी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अगर अभिकारक की तरफ हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बेसिकली ताप दाब और सांद्रता परिवर्तन। अब एकांक दो और पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे अभिकारकों को तो वो भी बढ़ जाता है। तो उतना नहीं, बेसिकली दो तीन चीजें होती हैं। हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं पूछा जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जैसे कई व्यक्तियों की होती है ना कि ये उच्च कोटि है, निम्न कोटि, हम लोग समान को लेने जाते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया के हमने वेग देखा, तो ऐसे अभिक्रिया की कोटि भी होती है। कुछ अच्छी कोटि, जो बढ़िया अभिक्रिया होती है उनकी कोटि अच्छी होती है, कुछ निम्न कोटि की होती है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब वेग समीकरण क्या होता है, जैसे अभिक्रिया का वेग ऐसे लिखा जाता है। एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है कि अभिक्रिया का वेग देखिए क्या लिखा जाता है, इसको अभिक्रिया का वेग, जैसे ये अभिक्रिया दिया हो, इसका वेग लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। जो अभिक्रिया का जो वेग होता है हमारा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो इसे लिखते कैसे है, इसको
अभिक्रिया का जो वेग होता है हमारा वो अभिकारकों की सांद्रता, ये देखिए ए बी सी क्या है, हम लोग जब इसको बड़ा कोष्ठक में लिखते हैं तो इसकी मात्रा को व्यक्त कर रहे हैं, तो अभिकारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का। तो हम लोग जो अभिक्रिया का जो वेग लिखते थे, एक यहाँ हटाते हैं अभिक्रिया का वेग ना, तो जो इसकी यहाँ अगर 2 लिखा होता तो हम लोग यहाँ 2 लिख देते, अगर 1 लिखा है तो हम लोग 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं जाएगा, फिलहाल नहीं लिखा है तो 1 तो होगा ही करेगा। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है के ए 2 और ये बी, तो यही देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अभिक्रिया था, हमने इसकी घात था, घात को हम लोग ऊपर चढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग, अब इसको जोड़ देंगे तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योग को, ये जो घात हमारा है इसी का योग कर दीजिए, ये हमारी अभिक्रिया है, तो ये हमारी कितनी कोटि की अभिक्रिया है 3, तो इसके जो भी यहाँ सांद्रता लेगा इसकी मात्रा जोड़ दीजिए, ये हमारी अभिक्रिया। अब अभिक्रिया की कोटि कम सा 1 2 3 या इससे भी ज्यादा होती है तो उसे कम से कम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, तो ये हमारी अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि कैसे डिफाइन करते हैं ना, अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि, माना स्थिरता पर एक अभिक्रिया निम्न है तो अभिक्रिया का वेग के इसको सांद्रता को जोड़ दीजिए, ये हमारा अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से इसमें ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा था कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की आणविकता को हम लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो प्राथमिक पद होते हैं, आणविकता का मतलब अणुओं की संख्या, आणविकता का मतलब आप सीधा से समझिएगा अणुओं की संख्या, जितने अभिकारक अणु होंगे वही इसकी आणविकता। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे वही रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, आणविकता। तो जितने पद भाग लेंगे वही आणविकता हो जाएगी। जैसे इस अभिक्रिया में हम लोग गन्ने के शक्कर के प्रतिलोपन में देखा हुआ है, प्रतिलोपन में गन्ने का जो शक्कर हम लोग होता है उसमें जल डाल देते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, तो इसमें देखिए कितने भाग अभिकारक अणु हैं 2, तो इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी 2, जितने अभिकारक अणु होते हैं वही इसकी क्या होती है आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता का आधार पर अभिक्रिया एक अणु जिसकी आणविकता 1 होती है उसको 1 अणु, जिसकी आणविकता 2 होती है उसको 2 अणु, और जिसकी आणविकता 3 होती है उसको हम लोग त्रिक अणु कहते हैं। तो अभिकारक अणुओं की जो संख्या है वही उसकी क्या होती है, आणविकता होती है। दोस्तों हमने देखा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता। अब हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो कोटि एक कोटि होती है और आणविकता जो होती है वो हमारी आणविकता होती है, अणुओं की संख्या को बताती है। तो बेसिकली जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो आप हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है बेसिकली, लेकिन कोटि हमेशा अणुओं की संख्या कभी भी तो ऋणात्मक होगी नहीं, ना तो कभी शून्य होगी, तो कोटि हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभिक्रिया की कोटि बेसिकली अभिक्रिया में वेग सांद्रता के घातों के योग को करते हैं और जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करें। अब कोटि क्या होती है, कोटि हमेशा अणुओं की संख्या होती है। एक तो डिफिनेशन यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ अभिक्रिया कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, सदैव धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण। अभिक्रिया की कभी भी आप कोटि तो हमारी शून्य होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, लेकिन जो हमारी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो कभी भी नहीं, अणुओं की संख्या कभी भी, कोई भी अभिक्रिया तो अणु तो हो ही करेगा और अणुओं की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकती। और जो अभिक्रिया कोटि है वो प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है कि हम लोग प्रयोग करेंगे, जो जो अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करेंगे वो उसकी कोटि में आएंगे। लेकिन आणविकता क्रिया विधि द्वारा उसके प्राथमिक पद में, आणविकता में देखा ना, तो जिसको प्राथमिक पद में जो भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु है वो उसकी आणविकता होती है और जो हमारी कोटि होती है वो प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। ये हमारा डिफिनेशन होता है। एक हम लोग और डिफिनेशन बना सकते हैं कि इसमें जो अभिक्रिया कोटि जो प्रभावित करने वाले जो अभिकारक अणु है उसकी संख्या होती है और आणविकता अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उसकी आणविकता होती है। तो ये 3-4 बेसिकली अंतर होते हैं। एक क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर समझाइए, तो हम लोग ये इसको लिख देंगे। ठीक है, धन्यवाद।